सबसे पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि जो वनडे सीरीज़ में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी रही है, अब इस कारकर्दगी का असर हम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में देख सकेंगे? देखना चाहते हैं हर कोई, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है टेस्ट मैचेस का। जैसा आपने कहा कि 15 में से शायद 13 मैचेस हम हारे हुए या 12 मैचेस हम हारे हुए, 2 जीते हैं। एक डरबन का मुझे याद है जहाँ शोएब अख्तर ने तबाकुन बॉलिंग की थी, हसन महमूद और सईद अनवर ने सेंचुरीज की थी। आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच था वो। पिचेस के ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने जो पिचेस बनाई थी वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे थे, तो थोड़ा सा टर्न भी रखा था। हमारे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया, फास्ट बॉलर ने भी, स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा किया। लेकिन अब हम स्क्वाड देखते हैं तो उसमें इनकी तरफ से कोई खातिर खास स्पिनर है नहीं। और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टेस्ट मैच है, क्योंकि यहाँ से वो जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के उसमें हो जाएंगे। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 3 पे इंडिया है। नंबर 4 पे श्रीलंका है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ में है। मेरे ख्याल से श्रीलंका 2 टेस्ट मैचेस हार गई साउथ अफ्रीका से, वो बाहर हो चुकी है। 26 तारीख को एक और बड़ा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का इंडिया से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका यहाँ से जीत के फाइनल की अपनी पोजीशन मुस्तहकम करना चाहेगा साउथ अफ्रीका। इसीलिए उन्होंने अपने बॉलिंग या पिच को डिपेंड करते हैं। अगर जॉनसन खेल रहे हैं, रबाडा 2 अहम है, और डैन पीटरसन जो है वो स्विंग बहुत अच्छी करते हैं, उनको भी उन्होंने हिस्सा बनाया है। और अपने वनडे में देखा था बॉश को खिलाया, उन्होंने गुड ऑलराउंडर लग रहे हैं। उनके फादर भी पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था वेस्ट इंडीज में साउथ अफ्रीका का, उसमें वो खेले थे, उनका इंतकाल हो गया बहुत जल्दी 34-35 साल की उम्र में। लेकिन बॉलिंग अच्छी लग रही है इनकी। बैटिंग थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मार्कम मौजूद है वहाँ पे और कप्तान इनके मौजूद है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी कंडीशन में खेलने के तो उनको पता है कि वो कंडीशन में खेलेंगे। हमारे पास बॉलिंग का थोड़ा फुकदान लग रहा है, लेकिन अब्बास के आने से फ़र्क पड़ना चाहिए। नसीम है हमारे पास, आमिर जमाल मौजूद है, तो बाकी खुर्रम शहजाद है, तो बॉलिंग तगड़ी तो है। लेकिन वहाँ पे कैसे बॉलिंग करनी है और किस तरह से आउट करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। आपने बात की राशिद जनूबी अफ्रीका के बॉलिंग अटैक की, तो जो हमारे पास इत्तलात हैं सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क के हवाले से, पाकिस्तान 7 बैट्समैनों के साथ मैदान में उतरने का जहन बना चुका है। और साबिक कप्तान बाबर आजम, जिनको जनूबी इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचों में टीम से ड्रॉप किया गया था, उनको आप टीम में लेकर आ रहे हैं। वो नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। और शान मसूद जो हैं वो इनिंग का आगाज़ करेंगे साइम अयूब के साथ, और अब्दुल्ला शफीक को टीम से ड्रॉप करने का फैसला किया गया है। और रिजवान जो हैं वो नंबर 6 पर खेलेंगे। नंबर 4 पर कामरान गुलाम है, नंबर 5 पर नायब कप्तान सऊद शकील हैं, और नंबर 7 के ऊपर सलमान आगा हैं। तो आप इस बैटिंग लाइनअप को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, अगर बाबर आजम को देखते हैं, नंबर 3 पे बहुत सक्सेसफुल नहीं है। उन्होंने 19 इनिंग खेली हैं और अराउंड 500 रन हैं उनके, 30 का एवरेज है, 4 डक है उनके यहाँ पे। तो बहुत खातिर खा परफॉर्मेंस नंबर 3 पे है नहीं बाबर आजम की। नंबर 4 पे उनकी 51 के एवरेज है, 2000 प्लस 2020 मतलब 24,500 उनके रन है, तो वो अच्छा है। वहाँ पे 7 सेंचुरीज भी है। और नीचे आते हैं नंबर 6 पे भी इनका 44 का एवरेज है। खेलते हुए आए पहले, जब आसद शफीक नंबर 5 में थे तो ये नंबर 6 पे खेल रहे थे। उसके बाद कप्तान बनने के बाद नंबर 4 आ गए। नंबर 3 पे साउथ अफ्रीका में नहीं, प्लेयर तो अच्छा है, वो अडेप्ट कर लेगा अपने आप को, कोशिश करेगा, लेकिन जो ट्रैक आउट बताता है बहुत अच्छा पता नहीं रहा उनका। शान मसूद का बहुत अच्छा शॉर्ट पिच या बाउंसी पिच पे अच्छा रिकॉर्ड है उनका। ऑस्ट्रेलिया में हो या साउथ अफ्रीका में, 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बॉल छाल के साथ आती है, बाउंस के साथ आती है, और इनकी टेक्निक अलाउ करती है ये कट पुल मार सकें, उस पर रन बना सके। अटैकिंग प्लेयर है, अटैकिंग माइंडसेट है उनका, तो वो अच्छा इजाफा हो सकते हैं। ऊपर जाएं या नंबर 3 पे आए, उनको इतना ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जो उनकी लिमिटेशन है वो उससे बढ़कर वहाँ पे रन करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये 2 नंबर स्पेशल है, बाकी वही नंबर है। कामरान गुलाम नंबर 4 उनके लिए टेस्ट होगा, और थोड़ा सा बाउंस में हमारे प्लेयर्स को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। शायद ये पिचेस वनडे में जो मिली थी लो बाउंस, वो ना मिले, स्लो पेस वाली ना मिले, तो हमें दिक्कत हो सकती है बैटिंग में।
बॉलिंग में हमें अपनी लेंथ को अच्छा रखना पड़ेगा। अगर ग्रीन पिच है थोड़ा सा आगे लेंथ स्विंग के साथ करनी पड़ेगी। लेकिन बाबर आजम और शान मसूद के लिए रियल टेस्ट है ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज। तो राशिद, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नंबर 3 पर कुछ ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड रखते नहीं हैं बाबर आजम, और एक ऐसे मरहले पर वो टीम में वापस आ रहे हैं जब टीम से बाहर थे, बिना फर्स्ट क्लास मैच खेले वो एक बार फिर टेस्ट टीम में वापस आ रहे हैं, और जिस तरह आप एक साबिक कप्तान की हैसियत से कह रहे हैं कि तजुर्बे को अहमियत देनी चाहिए। 3 एक रोज़ा मैचों में 250 के साथ 148 रन किए हैं। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वो पिचेस नहीं होंगी जो आपको वनडे सीरीज़ में दिखाई दी थी। तो क्या ऐसे में बाबर आजम को नंबर 4 पर खिलाना चाहिए, कामरान गुलाम को नंबर 3 पर आना चाहिए? देखिए, जो स्ट्रैट्स है ना, ये एक माजी का हिस्सा बन जाते हैं। हमने उसको देखते हुए कहा कि इनका ऐसा रिकॉर्ड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगली इनिंग भी इनकी वैसी ही जाए जैसे प्रीवियस रिकॉर्ड है। ये कभी कभार नंबर भी बहुत अच्छा अहम किरदार अदा करते हैं। मे भी यहाँ पे अच्छा बड़ा स्कोर करते हैं और टीम को संभाला दे। यहाँ पे देखें, वनडे में देखें, इन्होंने जो पार्टनरशिप की है साइम अय्यूब के साथ, पहले दूसरे ओवर में तो विकेट गिर जाती थी, नंबर 3 पे आते थे ये वनडे में, और वहाँ की कंडीशन को अच्छी तरह से जानने भी लगे। कभी 48 की पार्टनरशिप की, कभी 40 की पार्टनरशिप की, कभी 104 की पार्टनरशिप की, 114 की। दूसरी विकेट की अहम तरीन पार्टनरशिप जो की है उन्होंने बिल्ड करने के लिए इनिंग को, वो बाबर आजम इन्वॉल्व रहे हैं साइम अय्यूब के साथ, तो उसको एक प्रैक्टिस मिल गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम राइट आउट कर सकते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन नंबर 4 पे ज्यादा कंफर्टेबल नजर आए हैं ये जो इनका स्टैट्स बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अपने जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड है, यानी जो इनका के लग रहा है नंबर 3 पे बहुत अच्छा नहीं खेलते, तो वो कोशिश करेंगे यहाँ पे बड़ा स्कोर करें और पाकिस्तान की मदद करें। जैसे राशिद आपने कहा कि जनूबी अफ्रीका ने अपने लाइनअप में किसी स्पिनर को न रखने का फैसला किया, और स्पिनर का काम जो है वो एडन माकरम अदा करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। तो आप पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच हैं वो आकिब जावेद साहब हैं, वो बुरी कोच हैं टीम के, क्योंकि वो खुद एक फास्ट बॉलर रहे हैं। और जनूबी अफ्रीका के स्क्वाड को देखने के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन जो फास्ट बॉलिंग के लिए एक अहम ग्राउंड समझा जाता है, वहाँ पर हम जो अपने 15 रुकनी स्क्वाड में एक वाहिद स्पिनर नोमान अली को लेकर गए हैं, अब शायद वो पानी पिलाते हुए वहाँ पर दिखाई दें। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जो पाकिस्तान के 4 पेसर्स हैं उनमें 2 तो कंफर्म है, नसीम शाह और उनके साथ मोहम्मद अब्बास, लेकिन अगले 2 पेसर्स में से आपको क्या लगता है कौन बाहर बैठेगा? मीर हमज़ा, उसके अलावा खुर्रम शहजाद हैं और आमिर जमाल। मुझे तो लगता है कि जिस तरह बोश को जनूबी अफ्रीका ने अपनी लाइनअप में रखा है, आमिर जमाल खेलेंगे। अब चौथे फास्ट बॉलर के लिए मीर हमज़ा और खुर्रम शहजाद में टाई है। आमिर जमाल की फिटनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हम काफ़ी अर्से से डिस्कस कर रहे हैं कि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं लास्ट रावलपिंडी टेस्ट मैच में भी ज़्यादा बॉलिंग नहीं की नहीं, या मुल्तान के टेस्ट में सेकंड टेस्ट में बॉलिंग नहीं की। फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे भी नज़र नहीं आया कि खातिर खा बॉलिंग करते हुए, खेलते हुए भी नज़र नहीं आया। शायद वो कोई इंजरी कैरी कर रहे हैं, हमें बताता तो कोई भी नहीं है, लेकिन आपको इतना आइडिया हो जाता है कि वो इतना अच्छा प्लेयर बाहर क्यों हो सकता है, कोई ना कोई इंजरी होगी शायद इस वजह से। तो अगर इंजरी है और कैरी कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ बॉलिंग नहीं कर सकते, तो शायद पाकिस्तान अवॉइड करे उनको खिलाने से। ये रावलपिंडी या मुल्तान टेस्ट नहीं है कि स्पिनर्स लगे रहेंगे, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए, स्विंग करने वाला चाहिए, और मीर हमजा मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चॉइस होंगे इस कंडीशन में। बाकी हमें खुर्रम शहजाद की भी फिटनेस को देखना पड़ेगा, लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है कभी टेस्ट मैच में। आपको ये 4 ओवर या 10 ओवर का स्पेल नहीं होगा, वहाँ आपको 25 ओवर करने पड़ते हैं। अगर टीम दूसरी सामने वाली आउट नहीं होती तो आपको लंबी बॉलिंग करनी पड़ती है, 1 से ज़्यादा दिनों पे मुहित होती है आपकी बॉलिंग। बाकी आप अब्बास खेलते हुए आ रहे हैं, काउंटी में भी डोमेस्टिक में भी खेलते हैं। उनको ये है कि वो जो बॉलिंग करते हुए आए, अगर इंग्लैंड की काउंटी में, यहाँ पाकिस्तान में वो ड्यूक बॉल से करते आए हैं। उनका लास्ट जो खेले थे 2021 अगेंस्ट इंग्लैंड ड्रॉप हो गए थे वो, वहाँ पे मोहम्मद अली को लेके आया गया था और हारिस को लेके आया गया था वहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद वो दोनों शायद ज़्यादा नहीं खेल सके, लेकिन अब्बास वहाँ से ड्रॉप हो गए थे, वहाँ से दोबारा पिक में, और बॉलिंग तो बहुत उम्दा करते हैं। उनकी लाइन, उनकी लेंथ, उनकी कंडीशन के लिहाज से स्विंग, तो वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब यही हमें देखना है कि कोकोपुरा और ड्यूक में काफ़ी फ़र्क है, और उनके गैप भी आ गया, 3 साल का गैप इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत ज़्यादा होता है। ये तो आपने ठीक कहा राशिद, और आपने बड़ी टेक्निकल बात की कि इंग्लैंड में जहाँ वो कामयाब रहे हैं
वो लाइनो लेंथ के साथ बॉल करते हैं, ड्यूक के बॉल के साथ, सीम एंड स्विंग। लेकिन जनूबी अफ्रीका में अगर आपको कामयाब होना है तो वहाँ पर आपको पेस जनरेट करना होगा। मोहम्मद अब्बास विकेटों के दरमियान बॉल करने का उम्दा मुजाहरा करते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो जनूबी अफ्रीका में जब 2019-20 में आखिरी बार हम टेस्ट मैच खेले तो सरफराज अहमद की क़यादत में, तो जनूबी अफ्रीका के दौरे में ही अब्बास की फ़िटनेस के कुछ इशूज़ थे और उन फिटनेस के इशूज़ के साथ ही वो खेल गए थे और वहाँ पर वो डिलीवर नहीं कर सके थे। जी वो याद है मुझे, सरफराज ने 10 कैचेस किए थे उस मैच में। शायद वो उनका वो उस वक्त का आखिरी टेस्ट मैच था और बहुत अच्छी कीपिंग की थी। जी उस वक्त यही इश्यूज आए थे और हम वो मैच हार गए थे, शायद बुरी तरीके से हम हार गए थे। फिटनेस का इशू उस वक्त था उनके, लेकिन जब ये ड्रॉप किए गए ना तो पेस का बहाना बनाया गया। हालांकि इनको पेस जो है वो है, इनको उस वक्त शायद पाकिस्तानी कंडीशन में ना खिलाते, लेकिन बाहर तो जाके खेल सकते थे ये। और जिस तरह से उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो खेलते चले गए और परफॉर्म करते ही चले गए। काउंटी में हमने देखा, डोमेस्टिक में भी देखा, उनकी पेस इतनी ही होती है। वो 130, 132, 131 पे बॉलिंग करते हैं। वो बाद में मैगरा को देखें, शॉन पॉलॉक को भी देखें, दूसरे बॉलर्स को भी देखें, वो इतनी पेस से आउट करते थे। अब हमारा यही है कि हम देखना चाहते हैं अब्बास को, क्या अब्बास को जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में हमने छोड़ा था, जो उम्मीदें लेके आए, क्या उसमें वो दोबारा उतर सकते हैं, पूरा उतर सकते हैं और अपनी फिटनेस को भी कायम रख सकते हैं या नहीं। ये मेरे ख्याल से 26-27 तारीख को हमें पता चल जाएगा। और जाते जाते राशिद, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा कि हमने इंग्लैंड के साथ मुल्तान में पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अगले 2 टेस्ट मैचों में कामयाबी हासिल की, अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा का, होम ग्राउंड का पूरा फ़ायदा उठाया। अब ये जो सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन है, आपको लगता है कि यहाँ पर टॉस अहमियत का हामिल होगा और जो कप्तान टॉस जीतेगा पहले वो बॉलिंग के लिए जाएगा? हम तो जाएंगे बॉलिंग के लिए मेरे ख्याल से, लेकिन हमने काफ़ी दफ़ा देखा है जो होम टीम होती है, साउथ अफ्रीका और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, ये खुद बैटिंग करते हैं, इनको अपनी पिचेस का पता होता है। पहले दिन ना थोड़ी सॉफ्ट पिच होती है, सॉफ्ट पिच होती है तो बॉल थोड़ा मैनेज हो जाती है, तो उसमें रन बनने के जहाँ पे आप 250 बना सकते हैं। लेकिन जब से हार्ड हो जाती है ना, एक डे के बाद पिच हार्ड होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाउंस ज़्यादा होता है तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी जगहों पर लोग ग्रीन पिच पे पहले बैटिंग करते हैं। अपने इंडिया को देखा, पर्थ में देखा, पहले बैटिंग की उन्होंने और जल्दी आउट हो गए। साउथ उनको ऑस्ट्रेलिया को आउट किया, फिर उसके बाद वो टेस्ट मैच जीते। कभी कभार ऐसा होता है कि पिच को रीड करने वाले लोग होने चाहिए। होप के हमारे कैंप में ऐसे लोग हैं जो कि पिच को रीड करें और सही डिसीजन करें।